हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विन टुडे विद रश्मि पे। और आज अपन देखेंगे पॉलिटी के कुछ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी RPSC ने RS के एग्जाम्स में ही पूछे हैं। ठीक है ना, तो RS वाले एग्जाम्स के ही PYQs हैं ये। तो आइए देखते हैं कि अ, क्या है पॉलिटी के क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं। देखिए, जब RS की बात होती है तो RS के अंदर में फैक्चुअल क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं। मतलब फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा याद नहीं रखा जा सकता है ना। लेकिन जितना कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो तो हम रट के जाते हैं, घर से ही हम पढ़ के जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आप देखोगे आज इन क्वेश्चंस में, जब आपको लगेगा कि ये ऐसी चीज़ें जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो वो आपको जनरली, आप जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, आपकी जनरल अवेयरनेस, अगर आप उससे आंसर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज द ओनली सोल्यूशन इज स्किप दोज क्वेश्चंस। तो अभी अपन क्या देखेंगे, अभी अपन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अम, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस पूछ ली कि कौन से जो चीफ जस्टिस इंडिया पहले थे, कौन से बाद में थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज BP सिन्हा, गजेंद्र गडकर, SR दास। सेकेंड इज KG बालकृष्णन, SH कपाड़िया, HL दत्तो। थर्ड इज रंगन गोगोई, NV रमन, दीपक मिश्रा। एंड द फोर्थ वन इज HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। अब इसका आंसर क्या है, अब आप देखिए HL दत्तू साहब जो हैं, इसका राइट आंसर है ये 4। ठीक है, अब ये HL दत्तू साहब, उसके बाद में आए TS ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब के बाद में आए जगदीश सिंह खेहर साहब। अगर आपको इसका छोटा मोटा आइडिया है कि देखो प्रेजेंट में कौन है, इससे पहले कौन था, अभी कौन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के CGI, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इससे पहले कौन था वो भी आप मुझे अब वो याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अगला क्वेश्चन आएगा उसमें HL दत्तू साहब का नाम हो ना हो, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि करंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में CGI कौन है। ठीक है, करंट में, और करंट से पहले, इनसे पहले कौन था। ठीक है, हु वॉज बिफोर हिम एंड हु वॉज बिफोर हिम, ऐसे करके तीन चारों के नाम हल्का सा देख लीजिए, नज़र से वो करिए, और इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिन जिनको पता है एटलीस्ट दो जनों के नाम, जो करंट CGI और उनके पहले कौन था, इन दो के नाम तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, आप इतना सा करके जाएंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होएगा एग्जाम में। ठीक है, तो HL दत्तू साहब जो हैं, ही वॉज द 42nd CGI। ये पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं। केरला हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर हाई कोर्ट है, उसमें चीफ जस्टिस रहे हैं। और 2014-15 के आसपास का जो टाइम था, उसमें ये हमारे CJ थे। उसके बाद में आए TS ठाकुर साहब। आप देखो, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले ही हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम से उन्होंने कोई 25 साल पहले वाले पूछ लिए। दे आर नॉट डूइंग दैट। आपको अपने आसपास के जो जजेस हैं उनको देखना है। फिर ठाकुर साहब आए, तो सबसे पहले कौन आए थे, दत्तू साहब, HL दत्तू। दत्तू साहब के बाद में आए थे जस्टिस TS ठाकुर। तो जस्टिस TS ठाकुर जो थे 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बने थे, और ये 2015 में आए थे, मतलब आफ्टर हेम TS ठाकुर। TS ठाकुर, जस्टिस TS ठाकुर के बाद में आए थे जस्टिस जगदीश खेकर। ठीक है, ये जो जगदीश खेकर हैं, ये 44th CGI थे, यानी आफ्टर हिम। और ये पहले सिख CGI भी थे, है ना। ही वॉज द फर्स्ट सिख CGI। 2017 के आसपास का इनका टाइम है, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दिया था ट्रिपल तलाक एंड राइट टू प्राइवेसी का। ट्रिपल तलाक एंड राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट जगदीश खेकर साहब ने दिया था, एंड ही वॉज वेरी मच इन न्यूज़ एट दैट टाइम, वेरी मच इन न्यूज़, जब ये जजमेंट्स आए थे अबाउट ट्रिपल तलाक एंड राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 169, a resolution adopted by the state legislative assembly under article 169 of the constitution of India for the abolition of state legislative council is correct। तो आर्टिकल 169 के अंदर में कौन से रेजोल्यूशन जो स्टेट अडॉप्ट करता है, उसमें से विच वन इज करेक्ट। इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर, it does not impose an obligation on the governor to reserve resolution for the consideration of the president। ठीक है, it does not impose an obligation on the union
एक तो उन्होंने कहा कि गवर्नर पे रखता है, दूसरा उन्होंने बोला यूनियन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वन, टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट, यूनियन को ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो इसका वो लेकर के आए। तो इम्पोज, सेकेंड, इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रेजोल्यूशन, टू रिजर्व द रेजोल्यूशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, and it does not impose an obligation on the union government to take action for initiating legislation in parliament। देखो, पहला ऑप्शन दिया है कि गवर्नर के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है क्या, इज इट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट कि इस तरह का रेजोल्यूशन जो 169 में आया है वो गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेचर में आया है प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करे। वन, क्या ये यूनियन की ऑब्लिगेटरी है, यूनियन के लिए ऑब्लिगेटरी है क्या कि गवर्नमेंट को टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग, यूनियन एक्शन लेकर के आए पार्लियामेंट के अंदर में, यूनियन करवाएगा ये एक्शन, ऐसे कोई ऑब्लिगेशन 169 देता है? द राइट आंसर इज टू ओनली। ठीक है, टू ओनली, इट डज नॉट इम्पोज, आर्टिकल 169 कहीं पर भी यूनियन के ऊपर, सेंटर के ऊपर, सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं डालते हैं यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर दैट दे हैव टू इनिशिएट द एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये यूनियन नहीं करता, ये स्टार्टिंग होती है स्टेट लेजिस्लेचर में। और बाकी ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी इन सब पे ऑब्लिगेशंस हैं, इट डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन, गवर्नर पे ऑब्लिगेशन नहीं है ये। ठीक है, इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन टू रिजर्व द रेजोल्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इट हैज टू रिजर्व दिस रेजोल्यूशन, एंड इट डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन, नो इट डज नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो प्लस माइनस में था, आपको ये बात आर्टिकल 169 में पता होनी चाहिए कि 169 में जो काउंसिल है उसको अबॉलिश करने के लिए जो एक्शन लाया जाता है उस पर उसका यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी कोई वो नहीं है कि आपको पार्लियामेंट में उसके अगेंस्ट एक्शन लेना ही लेना है। इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड वेरी डेड टॉपिक। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी होगी तो यह आंसर बहुत ईजिली निकल करके आएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, इन्होंने राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब की बार ये राज्यसभा लोकसभा के रूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के कुछ रूल्स हैं जो इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली, आप लोग प्लीज़ उसे जा करके ज़रूर देखना। आई टैग दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, आप उस पर है ना जा करके वो वीडियो ज़रूर देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स एस्टिमेट्स डू नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी ए, मतलब इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका कंट्रोल एस्टिमेट कमिटी के पास में नहीं आता? PWD, होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आप पॉज करो, सोचो एंड देन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अपने मन में ही सोच लो, मत दो कमेंट सेक्शन में आंसर। द राइट आंसर इज द होम डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एक बहुत ही फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी सिखाने वाला समझाने वाला नहीं है। एस्टिमेट कमेटी के अंडर में इनका कंट्रोल नहीं आता है। होम डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, क्योंकि होम डिफेंस को देखता है, होम पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखता है, मेंटेनेंस देखता है, तो वो इस तरह से इन कमिटीज़ के कंट्रोल के एट मेनी टाइम्स बाहर होता है। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं राजस्थान के, ये बने थे 1956 के अंदर में। और रूल नंबर 3 जो है उसमें सेशन, एज पर रूल 3 सेशंस मस्ट हैपन इन अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में 3 सेशन होने चाहिए, 3 सेशंस जो है एक कैलेंडर ईयर में करने के लिए रूल्स जो है राजस्थान के बोलते हैं। ये कुछ रूल्स के बारे में बातें हैं। बिजनेस ऑफ द हाउस इज डन अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये सेंटर में भी वही है और हमारे यहाँ पर भी यही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में हमारा का सारा काम होता है। 22 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, जिसमें से 4 फाइनेंशियल हैं और ये अलग अलग बाकी की जो हैं, मतलब रेस्ट जो हैं, दे रिलेट टू वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। तो वी हैव टोटल 22 स्टैंडिंग कमिटीज़ और 22 इज बाइफरकेटेड इनटू 4 and 18। ठीक है, तो ये जो 4 हैं ये तो फाइनेंशियल हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एंड 2 एस्टिमेट्स कमेटी, ये चारों फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं अपनी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और 2 एस्टिमेट कमेटी हैं, A and B। क्लियर? ठीक है, 1956 में रूल्स बने थे, ये ध्यान रखिएगा। RPSC अपनी रिपोर्ट किसको देता है? RPSC प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है।
चेयरपर्सन ऑफ द विधानसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ राजस्थान या फिर चीफ सेक्रेटरी? चलिए सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और फिर आंसर दीजिए. ऑफ कोर्स द आंसर इज गवर्नर. आरपीएससी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करता है. आरपीएससी का हेडक्वार्टर अजमेर के अंदर में. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि आर्टिकल 312 से लेकर 323 तक जो है वो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बात होती है. यहाँ पे एक चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, है ना. इनको अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है, लेकिन इनका रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं. और इनका टर्म जो होता है वो 6 साल या फिर 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, इतना होता है. ठीक है, इधर 6 ईयर्स तक आपने काम कर लिया या फिर आपकी एज 62 ईयर्स हो गई है, इतने टाइम तक आप आरपीएससी के मेंबर रहते हैं. ठीक है, तो आरपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? गवर्नर को. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009, 2000 में एक एक्ट आया, राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है इन म्यूनिसिपल काउंसिल. म्यूनिसिपल काउंसिल में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा? तो ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल आंसर है, कुछ समझाने को नहीं है. इसमें लिखा हुआ है कि 8 लोग जो होते हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इन द म्यूनिसिपल काउंसिल. आई होप दैट इज क्लियर. 8 लोग हैं, बस इतना ही याद रखना है कि 8 लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है. नॉमिनेटेड मेंबर्स पूछे ही जाते हैं. जैसे पहले 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे अपने लोकसभा के अंदर में, उसके बाद में फिर राज्यसभा में 12 मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट करा जाता है. काउंसिल के अंदर 8 लोग हैं जिनको नॉमिनेट करा जाता है. स्टेट में 1 एंग्लो इंडियन होता है जिसको नॉमिनेशन दिया जाता है. अभी एंग्लो इंडियन का प्रोविजन हट गया. अब आगे चलते हैं. Which one of the following is not basic element of citizen charter? Citizen charter का ये एक basic element नहीं है. सिटीजन चार्टर क्या होता है? आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर है ना एक ऐसा बोर्ड लगाया हुआ होता है जिसमें है ना उस ऑफिस के सारे काम, कि हम ये काम करेंगे, वो काम कैसे होएगा, इस तरह से पूरा डिटेल में बताया जाता है. एक तरह से इन्फॉर्मेशन होती है कि आप उस ऑफिस में आए हो तो आपको कौन सा काम करके दिया जाएगा, कौन सा काम करके नहीं दिया जाएगा. नहीं दिया जाएगा नहीं होता है, लेकिन आपको एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि इस ऑफिस में ये काम तो होना ही है. तो कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता कि ये काम यहाँ पे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, क्या प्रोसीजर है, ये सब कुछ सिटीजन चार्टर में दिया होता है. तो इट इज बेसिकली एन इन्फॉर्मेशन. अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कहता है कि इसका बेसिक एलिमेंट नहीं है, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सिटीजन चार्टर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. क्या? पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट और द एजेंसी. मतलब जो डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए आप जल विभाग में गए तो जल विभाग या जल किसी एजेंसी में गए तो उसकी सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन देना. क्या ये आप बताइए इसका बेसिक एलिमेंट है? और क्या दोगे सिटीजन चार्टर में? यही तो बताना है आपको, यही तो बताना है कि आपकी सर्विस क्या क्या देनी है आपको. तो ये तो है इसका बेसिक एलिमेंट, नो डाउट. आपको अपनी सर्विसेज बतानी पड़ेंगी, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, कितने टाइम में देते हो, कितने टाइम में काम हो जाएगा. अगर कोई टाइम बाउंड चीज़ है तो वो आपको लिखनी होती है वहाँ पे. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस अवेलेबल. कोई जो सर्विस है उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो भी सिटीजन चार्टर में बताया जाता है. आंसर इज यस, बताए जाते हैं. टू एक्सपेक्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड. हाँ, अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड कोई आदमी लेना चाहता है और वो दिया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है वो दिया जाएगा. अगर आप ऐसा रिकॉर्ड ले सकते हो, ये भी सिटीजन चार्टर में एट टाइम्स मेंशन करा जाता है. सो दिस इज अगेन राइट. प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसीज वर्क. नो माय डियर, ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए है, इंस्पेक्शन के लिए नहीं है. सो डियर सर एंड मैडम, दिस इज नॉट फॉर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन नहीं करा जाएगा एंड इट इज ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको इंस्पेक्शन का कोई अधिकार नहीं है कि आप जाकर के कहो कि हम तुम्हारा इंस्पेक्शन करने आए. यू आर नॉट द इंस्पेक्टर, यू आर नॉट द राइट पर्सन. So Department of Administrative Reforms and Public Grievance in Government of India initiated the task of coordinating, formulating and operationalizing citizen charter. ये एक एडिशनल डेटा याद रख लेना कि सेंटर के अंदर में जो सिटीजन चार्टर है वो कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवियांस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डिपार्टमेंट ऑफ ये लोग हेल्प करते हैं हर विभाग की
कि वो कोऑर्डिनेट करें, फॉर्मुलेट करें और सिटीजन चार्टर बनाए। सिटीजन चार्टर की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये सेंटर से बन के नहीं आता, हर डिपार्टमेंट अपना अपने हिसाब से बनाता है, और इस पे जो नंबर लिखे होते हैं ना कि अगर कोई ग्रीवियांस हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करो, ट्रस्ट में उस पर फ़ोन भी नहीं लगता कभी भी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स वर पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपको पता होगा कि जब आप RS बनोगे तो एक टाइम निकलने के बाद में आपका प्रमोशन IAS में हो जाता है, मतलब यू बिकम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, प्रमोटी। ठीक है, तो आपको प्रमोटी IAS प्रमोट हो जाएंगे और आप प्रमोट होकर के आप पदोन्नति से IAS बन जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा साल था, विच ईयर, जब पहली बार RS जो थे वो IAS बने, RS ऑफिसर्स जो थे वो IAS ऑफिसर्स किस ईयर में बने। आपको नॉलेज है तो बताइए। ऑप्शन है 2021, 2013, 2009, 2018। अब थोड़ा कॉमन सेंस से आप ये कर सकते हो कि 2021 तो नहीं होगा, कॉमन सेंस है ना। 2013, 18 ये तो हम ही तैयार, मतलब आपके देखते देखते ही हो रहा होगा ना ये सारा काम। तो सबसे पुरानी डेट ये है, 2009 इज द राइट आंसर, जब पहली बार RS ऑफिसर्स जो इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्टिंग दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया था, है ना। तो 13 पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। 13 लोग थे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने थे। द प्रमोटेड ऑफिसर्स वर गिवन पोस्टिंग एज कलेक्टर्स इन B and C क्लास डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स वर रिजर्व फॉर IAS। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जिनको रिजर्व रखा गया, इनको प्रमोट करा गया, इनको पोस्टिंग दी गई कलेक्टर्स के, लेकिन कलेक्टर की पोस्टिंग इनको दी गई B और C कैटेगरी ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें दी गई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे यानी A क्लास डिस्ट्रिक्ट थे उनको रिजर्व रखा गया था IAS के लिए। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो RS के लोग हैं वो पहली बार 2009 में बने थे, उससे पहले इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनाया जाता था। ठीक है ना, तो आई जस्ट रेक्टिफाई माई स्टेटमेंट हियर एंड कि RS IAS बनने वाली बात नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाली बात है कि आपको कलेक्टर की पोस्टिंग कब दी गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग CMs ऑफ राजस्थान हैव नॉट बीन मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर इनमें से कौन नहीं रहा है। हैव नॉट बीन मेंबर्स ऑफ लोकसभा मतलब आप स्टेट में ही रहे हैं मैक्सिमम टाइम, कहने का मतलब ये है। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान, इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं। अगर आप लोग इसको पॉज करके, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है पास्ट का, तो आप पॉज करिए और सोचिए कि कौन कौन इसका लोकसभा का मेंबर नहीं रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप द राइट आंसर इज 4। ठीक है, हरिदेव जोशी साहब जो है ये लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं कभी भी। भैरव सिंह शेखावत साहब हमेशा स्टेट में ही रहे हैं, ये भी सेंटर में कभी नहीं गए हैं। और बरकतुल्ला खान साहब हैं, ये भी सेंटर में कभी नहीं गए। टीकाराम पालीवाल साहब जो हैं ये लोकसभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो टीकाराम पालीवाल जो थे मिनिस्टर थे, है ना, जयनारायण व्यास की जो सरकार थी उसके अंदर में ही वॉज द मिनिस्टर। ही वॉज द MLA फ्रॉम महुआ ट्वाइस, 2 बार महुआ से MLA रहे। और हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत जो थे ये दोनों के दोनों राजस्थान के CM रहे हैं 3 बार, 3 टाइम्स CM ऑफ राजस्थान। Next, who among the following is eligible to be appointed as the chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission? तो ह्यूमन राइट कमीशन का मानव अधिकार आयोग, राजस्थान का राज्य मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन कौन हो सकता है, हु इज एलिजिबल। पहला, चीफ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, IAS बनता है क्या ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या होता है कि जो आप मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो उसके ऊपर एक ट्रिब्यूनल की तरह से वर्क करता है ये, है ना, उस पर इन्वेस्टिगेट करता है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक IAS को, है ना, ऐसे जुडिशरी का टाइप का काम दे दिया जाए। एक सोशल एक्टिविस्ट, प्रोमिनेंट, किसी को भी उठा के प्रोमिनेंट, मनमर्जी है क्या। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल ऑफिसर, पुलिस वाले बहुत ऐसे क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं तो हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये भी हो सकता है। अब सोचो सोचो कौन हो सकता है इसमें, व्हाट इज द राइट आंसर। सो नाउ आई गिव यू द राइट आंसर। इफ यू वांट मोर टाइम पॉज द वीडियो, ओके। तो राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो राजस्थान का जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसमें एक चेयरमैन है और 2 मेंबर्स हैं। इट हैज 1+2, एक चेयरमैन है और 2 उसके नीचे, 2 उसके साथ में मेंबर्स हैं।
जो बाकी मेंबर्स हैं तो ये तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्ड, और उसके अलावा बाकी जो मेंबर्स हैं ये रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और द डीजे डिस्ट्रिक्ट जज विद अ मिनिमम ऑफ 7 years एक्सपीरियंस। अगर आप डीजे हो तो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डीजे, प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। आपको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, आपने कुछ काम करा हो उस फील्ड में, कुछ जजमेंट्स दिए हो, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप डीजे हो तो, डिस्ट्रिक्ट जज हो तो। और अगर आप हाई कोर्ट के जज हो तो डायरेक्ट आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्टिस कांता कुमारी भटनागर जो थी ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट, ही और शी, जस्ट अनअवेयर, तो ही और शी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, जस्टिस कांता कुमारी, इट इज़ कुमारी ना, हाँ तो इट इज़ शी। तो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर थी जो पहली चेयरपर्सन थी ह्यूमन राइट्स कमीशन की। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लो। तो ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 3 होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो होता है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, बाकी जो 2 मेंबर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, और हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से आते हैं तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं, हाई कोर्ट अपने आप में क्वालिफिकेशन है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डीजे आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज आ रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट जज को 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, प्लस ह्यूमन राइट्स की फील्ड में भी कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यह है ह्यूमन राइट्स कमीशन राज्य का। चलिए आगे चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द राजस्थान पंचायती राज एक्ट, हमारा जो पंचायती राज एक्ट है 1994 का, हैज बीन अमेंडेड टू रिप्लेस द एक्सप्रेशन ग्राम विकास अधिकारी इन प्लेस ऑफ ग्राम सेवक। तो ग्राम सेवक की जगह पे ग्राम विकास अधिकारी होंगे, पहले ग्राम सेवक हुआ करते थे, इन प्लेस ऑफ ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी, है ना। तो कौन सा सेक्शन को अमेंड करा? विच सेक्शन वॉज अमेंडेड? अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को उसका जवाब नहीं आता होगा। द आंसर इज 89। रट लो कि 89 को अमेंड कराता। अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन वापस आता है तो आप देख लीजिए, आपको करना आता है तो कर दीजिए, नहीं करना तो मैं तुक्का तो इस क्वेश्चन में लगाना, मतलब लाइक देयर मोर चांसेस, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो देयर मोर चांसेस यू आर गोइंग टू गेट इट रॉन्ग। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, और इसमें से 2-3 चीज़ें याद कर लेना। पहला ये कि राजस्थान का पंचायती राज एक्ट 1994 है, इसी एक्ट के अंदर में विकास अधिकारी और ये ग्राम सेवक वगैरह अपॉइंट हुआ करते थे, और अब इनका नाम चेंज करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है ग्राम सेवकों का। ठीक है, और इसके लिए सेक्शन 89 को अमेंड करा गया। इतना तो याद कर लेना अब, कि अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है, मान लो कहीं पे, कोई बार क्या होता है कि आप ये चीज़ें याद करके जाओ, आपको लगे कि यार ये कहाँ काम आएगा, लेकिन एट टाइम से आपको एलिमिनेशन में हेल्प कर देगा। तो आप थोड़ा याद करके जाना कि ग्राम विकास अधिकारी पंचायती राज एक्ट के अंदर में आते हैं। वो एक्ट 1994 का एक्ट है, 1994 का एक्ट है, 1994 का एक्ट है, 4 बार बोल रही हूँ मैं। पंचायती राज एक्ट जो है 1994 का एक्ट है, और सेक्शन 89 को अमेंड करा गया इसमें। ठीक है, तो सेक्शन 89 के अंदर में ही पंचायत समिति है ना, राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद जो इनका गठन करा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गठन, हिंदी में बता रही हूँ, हिंदी मीडियम। ठीक है, तो सेक्शन 89 ऑफ द एक्ट ऑफ 1994, ये जो पंचायती राज एक्ट है, पंचायती राज कानून 1994 का है, उसके सेक्शन 89 धारा, सेक्शन मतलब धारा, सेक्शन 89 के अंदर में राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद इनका गठन करा गया है। तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ से याद हो गए। 89 याद हो गया, पंचायती राज एक्ट याद हो गया, 1994 याद हो गया, पंचायत समिति जिला परिषद इसी से बना, ये भी याद हो गया। ठीक है, और वो ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक इसी एक्ट में अपॉइंट होते हैं, ये भी याद हो गया। चलो आगे, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है और पॉलिटी में। The duty of CAG, Comptroller and Auditor General, is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety. 1. Second, he has to uphold the constitution and the laws of the parliament in the field of financial administration. कई कैग की ड्यूटी है। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको सिर्फ लीगैलिटी इंश्योर नहीं करनी, वो सही खर्च हो रहा है, एकदम राइट प्लेस पे हो रहा है, वो भी इंश्योर करना है। मतलब पैसा तो लीगली लिया है वो ठीक है, लेकिन बेफिजूल की खर्ची तो नहीं कर दी, ये देखना है। और दूसरा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है ना। जो पार्लियामेंट कानून बना रही है, जो संसद हमारा कानून बना रही है, उसको अपहोल्ड करना है, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। आप बताइए, ए इज फॉल, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? चलो आपकी हेल्प मैं कर देती हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको अपहोल्ड करना है, सीएजी जो है, कैग जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को अपहोल्ड करना है। ठीक है, तो ये अब दोनों ट्रू हैं। आप मुझे बताओ कि क्या ये कारण है, इस असर्शन का जो रीज़न है वो यही है क्या? लीगैलिटी के अलावा जो प्रोप्राइटी कि अपन ने बात करी वो यही है क्या? दिस इज द रीजन?
कि आपको लॉज को अपहोल्ड करना है? सोचो, जस्ट थिंक। ऑफ कोर्स हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कर रहे हैं या तो लॉज के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की ही बात आ गई। तो द राइट आंसर वुड बी दोनों के दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये आर्टिकल्स मैंने बता दिए। तो कैग कौन से आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशन के 148 में। कैग की ड्यूटीज 149 में, इसकी पावर भी 149 में। 150 के अंदर में है कि यूनियन और स्टेट के जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स हैं, किस तरह के अकाउंट्स उनको रखने, वो है 51 के अंदर में कि ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे या गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट। स्टेट के अकाउंट है तो गवर्नर को रिपोर्ट करो, और सेंटर के अकाउंट हैं तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करो। ये 151 में। तो 148, 149, 150, 151। 148 कैग का ऑफिस जो स्टैब्लिश हुआ है, सीएजी होंगे, उनका एक ऑफिस होगा। 49 ड्यूटीज, 50 अकाउंट्स, 51 रिपोर्टिंग। ठीक है भाई, सबसे पहले ऑफिस आया, उस ऑफिस के अंदर तुमने एक आदमी बैठाया जिसको कैग कहा गया, उसको कुछ पावर दी और कहा कि तुम्हारी पावर अब ये काम करो। पावर दोगे तभी तो वो काम करेगा, बिना पावर के कैसे ड्यूटी होएगी? कुछ पावर दी गई, उस पावर से आपको काम करने के निर्देश दिया गया, ये काम करो। जब उसको काम दिया गया तो उसने अकाउंट्स उठाए, सबके अकाउंट्स उठाए, अकाउंट्स चेक करे, सेंटर के भी करे, स्टेट के भी करे। उन अकाउंट्स में जो जो निकला वो जाके प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिपोर्ट कर दिया। सिंपल। 48, 49, 50, 51। समझ गए? चलो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी। हाँ, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे कमिटीज़ बनाई गई थी बहुत सारी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे? और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? तो देखो, सबसे ज़्यादा फेमस जो है, मोस्ट फेमस, वो तो है ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना? कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सबको पता है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई। इधर देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी है ना, आप ऐसे याद रखो इसको कि आप इसको ऐसे याद रखो कि फंडामेंटल राइट्स ड्राफ्टिंग कमेटी का तो अपने को पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इसमें तो देयर इज नो डाउट, है ना। जवाहरलाल नेहरू साहब जो है ये पावर कमेटी, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, ही वॉज द फर्स्ट पीएम। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके पास में क्या आया था? पावर, यूनियन की, सेंटर की पावर इनके पास आई थी। तो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, मुंशी साहब जो थी स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, और सरदार पटेल ये फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी बनी थी उसके वो थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है, तो दो तो आपको एकदम इजीली याद रह जाएगा। सरदार पटेल साहब हमारे सबके मूल अधिकारों की रक्षा कर रहे थे, और मुंशी साहब जो है उनको आप ऐसे याद रखो कि स्टीयरिंग कमेटी के वो थे। तो 4 हैं, इनको थोड़ा याद कर लो। इसके अलावा भी बाकी कमेटीज़ हैं बहुत सारी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किस एक्ट के अंदर में आई थी? ये क्वेश्चन भी शायद कभी पहले पूछा हुआ है। कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इसको बनाने की जो डेट थी होती 6 दिसंबर 1946। इसमें 8 मेजर कमिटीज़ हुआ करती थी। कितनी? 8, जिसमें 4 तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो यूनियन की जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी पावर कमेटी के अलावा, उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब थे। प्रोविंसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसमें सरदार पटेल थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी 2 थी, यूनियन की और स्टेट की। यूनियन में कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंसेस में कौन था? सरदार पटेल। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अभी बताया, फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन था? सरदार पटेल। माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, वो एरिया, अब आपको पता है प्रोविंसेस की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल साहब के पास है। तो प्रोविंसेस के अंदर में कुछ ऐसे एरिया होंगे जो ट्राइबल एरिया होंगे, कुछ माइनॉरिटीज़ के एरिया होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक्सक्लूडेड एरियाज हैं जिनको कोई देखता ही नहीं है। इन सब एरियाज की जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे, है ना, पटेल साहब ही थे। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो प्रोसीजर होगा उसके क्या क्या रूल होंगे, उसके जो चेयरपर्सन थे वो राजेंद्र प्रसाद साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और स्टेट्स की कमेटी बनी थी, उसके थे जवाहरलाल नेहरू साहब। तो यूनियन पावर कमेटी के, स्टेट कमेटी के ये थे। तो ये आपको सारी कमिटीज़ मोटी मोटी मैंने आपको बता दी 8। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, फंडामेंटल राइट्स कमेटी सरदार पटेल, माइनॉरिटीज ट्राइबल के लिए कमेटी सरदार पटेल, एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए सरदार पटेल,
प्रोविंसेस की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, तो सरदार पटेल की कमेटीज हो गई सारी की सारी। ये आपके जवाहरलाल नेहरू साहब की होगा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी एंड पावर कमेटी, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ये अलग याद रखना आप, ये राजेंद्र प्रसाद साहब की है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर साहब, मुंशी साहब स्टीयरिंग कमेटी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लोकायुक्त इन राजस्थान, राजस्थान के लोकायुक्त के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। कौन से स्टेटमेंट सही है रादर, इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। चलिए मैं पढ़ते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1. His jurisdiction spans over ministers, members of the state legislative assembly and the higher civil servants. इन सब के ऊपर इसका jurisdiction आता है का लोकायुक्त का, मिनिस्टर्स पे, एमएलए पे, IAS पे, है ना। He considered the cases of corruption and maladministration. His job is confined to investigate allegations and not grievances. ये 4 ऑप्शंस हैं और इसके अंदर में इन्होंने इस तरह से कोड दिए हुए, मतलब कौन से स्टेटमेंट सही है। इसमें सिंगल की बात नहीं है, इसमें बहुत सारों की बात है ना। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, राजस्थान के अंदर जो लोकायुक्त है गवर्नर अपॉइंट करेगा, और तो कौन ही करेगा, गवर्नर ही करेगा। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी किसको होगी, सीएम को जिम्मेदारी दे दोगे ना, तो सीएम अपने नीचे किसी भी मंत्री को पकड़ में नहीं आने देगा अपनी सरकार के, समझ रहे हो। जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले अपनों को नहीं पकड़ने, कांग्रेस की सरकार है तो अपने वालों को नहीं पकड़ने देंगे। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किसको जवाबदेही है आपकी, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है, विधानसभा को। इनका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे मंत्री है ना, एमएलए, सारे के सारे IAS ये सब लोकायुक्त के अंडर में है। ये करप्शन के केसेस को देखता है, बिल्कुल सही है। माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस को भी देखता है, ये भी बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ सही नहीं हो रहा उसे कहते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन। हिज जॉब इज कन्फाइंड टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस, ये बिल्कुल सही है। एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनको जब आप लिख करके दोगे, कुछ एलिगेशन लगाओगे किसी पे तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन ग्रीवियंसेस को नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये ग्रीवियंसेस को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उधर रॉन्ग हो गया डी वाला, है ना। तो डी किस में नहीं है, इसमें नहीं है, ABC इज द राइट आंसर। ए तो वैसे भी चारों में दिया हुआ ही है सब, है ना, तो इस पर तो ज़्यादा गौर करना ही नहीं है। अगर आप बी को सही एलिमिनेट कर पाते हो कि बी सही है, तो आपके पास में ये 2 ऑप्शन हट जाएंगे, इन 2 में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। एंटी करप्शन अथॉरिटी, ये है लोकायुक्त। इट इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। स्पीडी रीड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस भी ये करते हैं, जो भी पब्लिक का ग्रीवियंस है, जो भी उनकी समस्या है, उसका भी स्पीडी रीड्रेसल करते हैं इन रिलेशन टू करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए एक्ट आया था 2013 के अंदर में, और यूजुअली हमारे हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। इसका स्कोप है सारे के सारे मिनिस्टर, लेकिन सीएम इसके बाहर है, ये बात याद रखना हमेशा। और मेंबर्स ऑफ द सर्विस ऑफ कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, जो भी कॉर्पोरेशन जो है राजस्थान स्टेट के किसी एक्ट से बना है, उसके सारे के सारे मेंबर्स लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सब इसके अंदर में। अरे MP MLA ही नहीं है तो नहीं छोड़े हैं तो फिर बाकी कौन बचेगा, सीएम का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला, आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The president shall obtain the opinion of the following authority before giving the decision on any question regarding the disqualification of the members of Lok Sabha. जब किसी लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन न्यूज में है तो पढ़ लीजिएगा इस ढंग से, ठीक है। आर्टिकल 103 याद रखिएगा कि आर्टिकल 103 में प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेता है, किसकी राय लेता है। जब प्रेसिडेंट किसकी राय लेते हैं कि हम किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, किसी MP को अगर आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, तो किसकी राय लेते हो, लोकसभा के स्पीकर की राय लेते हैं, इलेक्शन कमीशन की लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की लेते हैं, अटॉर्नी जनरल की लेते हैं। चलिए बताइए, बताओ क्या आंसर है इसका, कम ऑन टेल इट। लोकसभा स्पीकर की राय नहीं ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं ली जाती, जनरल अटॉर्नी जनरल की नहीं ली जाती है, सारा मैटर इलेक्शन कमीशन के पास में जाता है और उनकी राय ली जाती है। इलेक्शन कमीशन एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के आर्टिकल 103 रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पे। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा।
यहाँ पे डिसीजन दिया जा रहा है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, आप डिस्क्वालिफाइड हो। फर्स्ट, if any question arises as to whether a member of either house of the parliament has become subject to any of the disqualification mentioned in clause 1 of article 102, तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो क्लॉजेस हैं आर्टिकल 102 में दिए हुए हैं, द क्वेश्चन शैल बी रिफर्ड फॉर द डिसीजन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन फाइनल होगा। मतलब जब हाउस में इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन का कोई प्रपोजल रखा जाता है तो वो जो है उसमें प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है और वही डिसीजन देते हैं, वही डिस्क्वालीफाई करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं डिस्क्वालीफाई, ठीक है। लेकिन इस तरह का डिसीजन देने में आपका डिसीजन फाइनल तो होगा, बट बिफोर गिविंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन देने से पहले ऑन सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन, आपको राय लेनी पड़ेगी। शैल का मतलब समझते हैं, जरूरी है, करना पड़ेगा। शैल ऑब्टेन द ओपिनियन, मन मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे मे नहीं लिखा हुआ, लॉ के अंदर में मे और शैल की बहुत वैल्यू है। जहाँ पे मे लिखा हुआ है वो डिस्क्रिशनरी होता है, जहाँ पे शैल लिखा हुआ है वो करना ही करना है। शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट, अपनी मर्जी से सिर्फ ओपिनियन लेना कंपलसरी है ऐसा नहीं, एक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। सो दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। Which constitutional amendment act dealing with the NJAC was declared unconstitutional? National Judicial Appointment Commission। बहुत न्यूज़ में था कि ये NJAC वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया था कि एक इस तरह की बॉडी होएगी और उसी से अपॉइंटमेंट्स करे जाएंगे जुडिशरी में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। विच एक्ट? कम ऑन टेल मी। 98, 90, 97, 98, 99, 100, ये 4 ऑप्शन आरपीएससी ने दिए थे। बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? याद रखिएगा 99। जुडिशरी ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। एनजेएसी वाली बात इसी में थी, ठीक है। तो एनजेएसी, अब देखो यहाँ पे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया था, ये तो नल एंड वॉइड हो गया, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मैंने पॉलिटी के अंदर पढ़ाया है। एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स विद बांग्लादेश जो करा गया था, उसके लिए हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा था। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप अपनी टेरिटरी कोई सीड अवे करते हो किसी दूसरे देश को, या आप किसी चीज़ को अपने अंदर मर्ज करते हो, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है। सिक्किम लिया तो भी अमेंडमेंट करा, बांग्लादेश बेरोबारी दिया तो भी अमेंडमेंट करा, ठीक है। बेरोबारी में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, ठीक है। और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में एनक्लेव्स एक्सचेंज करी तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया था। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। इट वाज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 103 में आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% दे दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? याद कर लो इनको, ये पूछा जा सकता है सीक्वेंस में, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों का पूछा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, 99 एनजेएसी, 100 में बांग्लादेश को एनक्लेव्स दी, 101 में जीएसटी लाए, 102 के अंदर में एनजी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और 103 के अंदर में ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन है उसको रिजर्वेशन दिया गया। और उसमें 15(6) और 16(6) ये जो 2 आर्टिकल है ये ऐड करे गए, इंसर्ट करे गए, है ना। आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 इंसर्ट करा गया, आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 इंसर्ट करा गया। तो दोनों आर्टिकल में 15 में और 6 में एक नया क्लॉज इंसर्ट करा गया, 6(6), 15(6), 16(6), ये नए आए हैं, ठीक है। 104th 104वां अमेंडमेंट क्या हुआ था? 104वें अमेंडमेंट से वो जो अपना एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले लोग थे उनको हटा दिया गया कि अब लोकसभा में इनके लिए कोई रिजर्वेशन फर्दर नहीं होगा। और ये जो SC ST का रिजर्वेशन है इसको अगले 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, जो 70 साल के लिए था इसे 80 साल के लिए कर दिया गया। मतलब दिस रिजर्वेशन कंटिन्यूज, वेर एज एक रिजर्वेशन 104th से, दैट इज एंग्लो इंडियन वाला, वो खत्म कर दिया। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या करा गया? इसमें इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को वापस से पावर दी, जो राज्य सरकार है उनको पावर दी कि ओबीसी जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं वो आप आइडेंटिफाई करोगे, स्टेट आइडेंटिफाई करेगी। ये पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 2021 के अंदर में, और उन्होंने कहा था
कि सेंटर ही इकलौती ऐसा पावर है जो कि ओबीसी को रिकॉग्नाइज करेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में और स्टेट में ओबीसी की दो अलग अलग लिस्ट हैं। तो सेंटर अपने जो सर्विसेज है उनके लिए करेगी, लेकिन स्टेट के पास में भी ये पावर रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अनल करने के लिए 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है, जिसमें ओबीसी, तो ओबीसी से रिलेटेड दो अमेंडमेंट हो गए, 105वां और दूसरा 102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लेना इनको सीक्वेंस वाइज एज इट इज। ठीक है, 99 एनजेसी, 100 बांग्लादेश, 101 जीएसटी, 102 कमीशन फॉर ओबीसीज। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। 103 में रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, 104 के अंदर में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन खत्म, फिर 105 के अंदर में ओबीसी स्टेट भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, करेंगे। ये क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे। अब इधर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1994. It was constituted in 1994. It has a secretary who is also the chief electoral officer for the state. चलिए बताइए, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 and 2 दोनों करेक्ट है, दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1994 में बना था क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन? कब बना था वो बताओ। और दूसरा, इसके अंदर एक सेक्रेटरी होता है जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है। बताइए, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जनरली, है ना, हमेशा नहीं, वैसे तो याद करके जाओ, ये तो मोटी मोटी चीज है। जनरली जो होता है, ये जो डेट्स आती है ना, ये गलत होती हैं जनरली। ठीक है, मतलब जिस स्टेटमेंट में डेट्स दी हुई होती हैं, फैक्ट दिए हुए होते हैं ना, वो गलत होते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू मैनिपुलेट देम। सेकंड, हाँ सेक्रेटरी होता है इसके अंदर में, इलेक्शन कमीशन में, और ये सेक्रेटरी ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। तो आंसर इज ओनली 2 इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं आंसर क्या। हाँ, ओनली टू इज करेक्ट। 1994 के जुलाई में इसको बनाया गया था। इसका आर्टिकल जो है वो है 243 के। क्या आर्टिकल है? 243 के अंदर में इसको बनाया गया था। ये एक सिंगल मेंबर कमीशन है, इट इज अ 1 मेंबर कमीशन। मैंने आपको बताया था ना, डेट गलत होती है। 1994 जुलाई को उन्होंने 1994 दिसंबर कर दिया। मतलब कितना, सोचो आप 1994 याद करके चले भी जाओ ना, तो भी आपको ये लोग, तो उसमें ज़्यादा मतलब बुद्धि का लगाने का स्कोप है नहीं, क्योंकि 1994 तक तो इंसान याद कर जाएगा। जुलाई और इतनी सारी बॉडीज है, कहाँ तक किसी का महीना, फिर महीने के आगे आप डेट भी लिख दोगे। आप इसको इसी हिसाब से याद रखो कि जहाँ पे डेट्स होती हैं वो बेसिकली गलत होता है। ठीक है, इट इज़ अ 1 मेंबर कमीशन, एक ही इंसान होता है इसमें जिसका चेयरपर्सन होता है। इसके नीचे इसमें सेक्रेटरी होता है और वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है। ठीक है, ये सेक्रेटरी कौन होता है? ये आईएएस होते हैं। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है कि ये प्रिपेयर्स रोल्स एंड होल्स इलेक्शन ऑफ, ये मैंने डैश 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 इसलिए लगाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किन के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक तो सेंटर का इलेक्शन कमीशन होता है, वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताएंगे, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, और हमारे राजस्थान में एक 3 टायर सिस्टम है, जिसमें हमारे यहाँ पे 3 टायर सिस्टम में लोकल बॉडीज हैं। तो हमारे यहाँ पे 188 म्यूनिसिपल बॉडीज हैं और लगभग 5200 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज राजस्थान के अंदर में हैं। चलिए, विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है? द केस ऑफ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ वुमेन। महिलाओं से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड है, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है, जो 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है जब बच्चे होने के बाद मिलती है। देन प्रिवेंशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, डाउरी को रोकने के लिए, क्या दहेज प्रथा को रोकने के लिए, या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, काम कार्यस्थली पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए। विशाखा गाइडलाइंस इनमें से किसके लिए? दे आर वेरी वेरी फेमस। विशाखा गाइडलाइंस, द करेक्ट आंसर इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। गुरुमुख निहाल सिंह, ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन, पहले गवर्नर थे, ये भी बता ही दिया है आपको। गुरुमुख निहाल सिंह नाम याद हो जाएगा कि पहले गवर्नर ये थे हमारे। अब इनका अपॉइंटमेंट कब करा गया था? व्हेन वाज ही अपॉइंटेड? प्योरली अ फैक्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेट्स। तो
मतलब मैं तो इसे 100% छोड़ के आने वाली थी कि पहला गवर्नर किस दिन अपॉइंट हुआ था। मतलब इट इज़ वेरी टफ फॉर मी टू रिमेंबर सच डेट्स एंड सो मेनी डेट्स। यहाँ पे तो ईयर भी नहीं, मतलब कि 1956 57 ऐसा भी नहीं लिखा है उसमें। मंथ भी याद रखो और फिर मंथ के साथ में डेट भी याद रखो। आप में से किसी को पता है तो भैया आप महान हैं। बाकी द राइट डेट इज 25 अक्टूबर 1956 एंड ही वॉज द सेकेंड सीएम ऑफ दिल्ली। दिल्ली में सीएम भी रहे थे सेकेंड। हमारे यहाँ पे गवर्नर थे। आर्टिकल 153 है वो गवर्नर से डील करता है। आप तो ये ज़रूर याद रखना, वो डेट याद रहे नहीं रहे, ले आर्टिकल याद रखना कि आर्टिकल 153 जो है वो गवर्नर से डील करता है। आर्टिकल 161 में गवर्नर के जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, पार्डनिंग पावर्स हैं, वो दी हुई हैं। 213 के अंदर में जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसकी पावर दी गई है और सेंटर को दी गई है 123 में, और स्टेट में गवर्नर को दी गई, प्रेसिडेंट की है 123 में। और इट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर इनको काम करना होता है। अपनी मन मर्जी इनके पास में कम ही करने को होती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन प्रेसिडेंट से थोड़ी ज़्यादा होती है। गवर्नर पढ़ना मेरे पास में आकर के उस टाइम पे उसमें डिटेल बताएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी कमेटी की, मतलब किसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करा गया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। 1 स्वर्ण सिंह कमेटी, शाह कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, कमीशन एंड संथानम कमेटी। इनमें से किसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, इसको तो याद कर लो और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं एक्सप्लेन करने को। स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड करा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाना चाहिए। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मतलब ये एक जज भी थे और साथ में एक मंत्री भी रहे हैं कभी ना कभी। तो ऐसा कौन है ना। अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। राजस्थान हाई कोर्ट में हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एंड योर ऑप्शंस आर जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डी डवानिया, जस्टिस फारूक हसन एंड जस्टिस यादराम मीणा। इनमें से कौन ऐसा था जो हमारे राज्य सरकार में मंत्री, स्टेट मिनिस्टर भी रहा है और हाई कोर्ट में जज भी रहे हैं। द राइट आंसर इज जस्टिस, देखो जस्टिस फारूक हसन जो थे ना 85 से लेकर 94 तक, यादराम मीना इज द राइट आंसर। जस्टिस फारूक हसन जो थे ये हाई कोर्ट में जज रहे हैं बहुत पुराने टाइम में। 1972 के अंदर एमएलए थे सवाई माधोपुर से यादराम मीना जी। तो आप देखो ये एमएलए थे, मतलब ये लड़ कर के आए थे सवाई माधोपुर से। इन्होंने बाकायदा ज़मीनी हकीकत को फेस करा है। राज्यसभा में नॉमिनेटेड नहीं है ये कि सरकार ने नॉमिनेट करके बैठा दिया। तो यादराम जी सवाई माधोपुर से एमएलए थे और साथ में जज भी थे, और हाई कोर्ट के भी ये चीफ जस्टिस रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि द राइट आंसर इज यादराम मीना। इतना याद रख लो, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि यादराम मीना जी सवाई माधोपुर से एमएलए भी थे। अगर मान लो कभी कुछ एलिमिनेशन वाला में कुछ बैठता है तो अपन बता सकते हैं। और ये बाकी नाम अगर आप थोड़ा सा गौर से देख लो कि एक मोहम्मद यामीन है, एक सूरज नारायण डीडवानिया है, एक फारूक हसन है, ये लोग भी हमारे राजस्थान के कभी हाईकोर्ट के जज रहे हैं। नाम आपको सुन करके थोड़ा सा ऐसे अनफेमिलियर ना लगे, बार बार इनको देखोगे ना, थोड़ा विजुअल मेमोरी बनाओ हल्की सी। जस्टिस मोहम्मद यामीन, सूरज नारायण डीडवानिया, फारूक हसन, ये तीनों भी हमारे राजस्थान के जजेस रहे हैं हाई कोर्ट में। हाँ, तो आर्टिकल्स याद रखिए। अब ये याद रखने वाला मैटर है। याद रखने वाला क्या है कि 217 जो आर्टिकल है उसके अंदर में जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो बताया हुआ है। और 214 से लेकर के 231 तक हाई कोर्ट की प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 214 से 231 तक कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डीपीएसपी आपको है ना, आप याद ही कर लो इनको ढंग से, आर्टिकल वाइज याद कर लो एकदम। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको एकदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डीपीएसपीज हैं। ठीक है, 36 से 51 तक डीपीएसपी हैं। ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं, ये वैसे तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना था, लेकिन मैं बता देती हूँ, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। ठीक है, 42 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 42 में दिया है प्रोविजन फॉर जस्ट
एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। 43 में दिया हुआ है लिविंग वेजेस, 43 में क्या दिया हुआ है, लिविंग वेजेस, ठीक है। आर्टिकल 41 में दिया हुआ है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, 41 में राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, 41 में वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस, 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, 43 में लिविंग वेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किस में करा जाएगा, 40 में। 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39, एक को 3 रुपए दो, एक को 9 रुपए दो, ऐसा नहीं चलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 39 को थोड़ा ऐसे याद रखो, मतलब हल्का हल्का सा ट्रिक बनाने की कोशिश करो। देखो 39 को ऐसे याद करो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक को 3, मतलब एक को तो 3 रुपए दे रहे हो, एक को इसको स्क्वायर करके दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39 याद हो गया, ठीक है। 39A फ्री लीगल एड, अगर नहीं दिया ना तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये दोनों चीज़ें 39 में फ्री लीगल एड, और उसके लिए सरकार हमारे को फ्री में लीगल एड देगी। जो गरीब लोग होते हैं जो अपना केस खुद नहीं लड़ सकते, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो वी प्रोवाइड फ्री लीगल एड अंडर विच आर्टिकल, 39A। तो 39A को एक ट्रिक बना के याद कर लो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, बराबर तनख्वाह देनी पड़ेगी, एक को 3 रुपए दे रहे हो, एक को उसका स्क्वायर दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। 1 39A में फ्री लीगल एड, अगर तुमने हमारे को उतना पैसा नहीं दिया तो हम कोर्ट में जाएंगे और हमारे को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा कोर्ट में जाने का, दैट इज 39A, ठीक है। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो आपको मुझे लगता है वैसे ही याद होगा, मतलब बहुत ही कॉमन सी बात है कि 40 के अंदर में तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, ठीक है। 41 के अंदर अपन ने बात करी 1 में 3 चीजें हैं 41 में, 4 - 1 इज 3, तो 4 - 1 जो 3 है उसमें 3 चीजें, वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस। 42 के अंदर में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मतलब एकदम सही कंडीशंस में काम करे व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आप उसे आग की भट्टी में डाल रहे हो, आप उसे मीथेन गैस के अंदर में डाल रहे हो, आप उसे केमिकल से एक्सपोजर दे रहे हो, इस तरह का काम नहीं। और 43 में लिविंग वेज, जितना वो काम कर रहा है उसके एवज में उसे कम से कम इतनी वेजेस तो मिले कि अपनी जिंदगी आराम से चला सके, डिग्निटी के साथ में काट सके। लिविंग वेज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा काम करा लिया बदले में 5 रुपए दे दिया, 5 रुपए में होता ही क्या है कि काम का पैसा तो दिया है ना, ऐसा नहीं। लिविंग वेज होना चाहिए कि उसकी लाइफ चल सके उससे। और 48 के अंदर में आपको दिया गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब आते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये फ्री लीगल एड अभी अपन ने कहाँ पढ़ा, मैंने भी आपको याद कराया ना कि 39 में उन्होंने बोला कि बराबर बराबर का पैसा दो, नहीं दोगे तो 39A के अंडर में हम क्या करेंगे, 39A में क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो ये फ्री लीगल एड 39A में दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कौन सा आर्टिकल में देखा था अभी अपन ने, हाँ कौन सा आर्टिकल में देखा था, 42 48 है ना, इट इज इन 48 में अपन ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 में, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 40 में है, 40 में, और 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। और 41 में क्या था फिर, 41 में क्या था, यहाँ पे 41 लिखा हुआ है ना पंचायत के लिए 41, तो 41 में क्या था, 4 - 1 3, यानी इसमें 3 चीजें दी हुई हैं, क्या क्या, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये 3 चीजें इसमें दी हुई है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन, मतलब इनमें से किसने ये स्टेटमेंट दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज अ लाइफलेस थिंग, it acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them। ये किसने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन एकदम लाइफलेस थिंग है, एक मशीन की तरह से है, लेकिन इसके अंदर जो जिंदगी आएगी वो उन लोगों की वजह से आएगी जो उसको कंट्रोल करेंगे। और इंडिया को एक ऐसे ऑनेस्ट लोग चाहिए जो अपने से पहले अपने देश को रखें और इस कॉन्स्टिट्यूशन को चला सकें। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना तो बहुत सारे डिबेट्स हो रहे थे, है ना, और उन डिबेट्स में से एक डिबेट था जो एक स्पीच था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, और इट बिकेम, इसकी ये जो लाइन इट बिकेम वेरी फेमस कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मशीन है, ये एक लाइफलेस थिंग है, और इसके अंदर जीवन, ये इसमें तो लाइफ है ही नहीं, इसमें जीवन है ही नहीं, तो इसमें जीवन कहाँ से आएगा, इसमें जीवन आएगा फ्रॉम द मैन हु विल कंट्रोल इट। और इसलिए हमारे को ऐसे ऑनेस्ट लोग चाहिए जो खुद से पहले अपने देश को रखें।
चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ लॉयर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, ये सारा लॉयर्स के द्वारा बनाया गया है ना। बहुत इनफैक्ट हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें भी लॉयर्स की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि हमारा जो फाइट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट भी था। इसलिए भी मतलब हम पेपर पे लड़ रहे थे ना बहुत सारी चीज़ों में। ब्रिटेन में कुछ रूल बन रहा है, फिर वो यहाँ पर आ रहा है, फिर हम उसको काट रहे हैं, तो वी नीडेड लॉयर्स। तो हमारे एवरीथिंग में लॉयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आरटीआई एक्ट। आरटीआई के बारे में पता है आपको? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, to make our democracy work for the people in the real sense, empower women and weaker sections of the society and empower citizen। देखो, इंफॉर्मेशन जब दी जाती है ना, तो इंफॉर्मेशन देने का काम ये इसीलिए होता है कि ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी, जो सरकारी लोग हों उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी, उनकी कुछ जवाबदेहिता फिक्स हो। ठीक है, जब हम अपने देश की जनता को पावर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम सरकार से मांग सकते हो, एक्सेप्ट फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कुछ कुछ डेटा है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव है, वो हम नहीं देंगे, बाकी हम आपको सारा डेटा देंगे। तो आप अपनी डेमोक्रेसी को काम करवा रहे हो रियल सेंस में कि नहीं करवा रहे हो? करवा रहे हो। थर्ड, एम्पावर वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो, वैसे तो है ना, इस आरटीआई एक्ट का ये इम्प्लीकेशन भी बनता है। क्यों? क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन दोगे तो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ही तो कुछ काम हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं विमेन और वीकर सेक्शंस, इंफॉर्मेशन हमेशा एम्पावर करेगी सबको। तो महिलाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वीकर सेक्शन SC ST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, OBC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो उनको एम्पावर ही करेगी, है ना, एम्पावर करने में हेल्प ही करेगी। और सभी सिटीजन्स को एम्पावर करेगी, ऑफकोर्स जितने भी लोग हैं उन सबको एम्पावर करेगी। लेकिन इसमें सबसे कम जो, क्योंकि वैसे तो चार ही ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे कम जो जच रहा है वो ये है, तो अपन इसको टिक करेंगे। और इसको टिक करने के पीछे कारण ये नहीं है कि ये गलत है, इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सबसे कम सही है, क्योंकि एक लिमिटेड दायरे की बात कर रहा है, विमेन और वीकर सेक्शंस की। सिटीजन्स में वैसे सब शामिल होते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पे आपने बोला कि इट विल एम्पावर सिटीजन्स, है ना, इट विल एम्पावर सिटीजन्स, तो क्या सिटीजन विमेन नहीं है? क्या सिटीजन वीकर सेक्शन नहीं है? तो इनको एम्पावर कैसे नहीं करेगा आरटीआई? जब भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो एम्पावरमेंट आएगा साथ में। ठीक है, तो इट विल एम्पावर वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन फिर भी ये लीस्ट सही है, तो आंसर वुड बी 3, और आरपीएससी ने यही आंसर माना है। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आज बस फिर इतना ही देखते हैं। ये पॉलिटी के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आई थी, और इसके बाद में और क्वेश्चंस भी देखेंगे, PPYQs देखेंगे। आपको एक आइडिया लगा होगा नो डाउट कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना फैक्चुअल होता है और कितना कॉन्सेप्चुअल होता है। तो इन क्वेश्चंस को एक दो बार और 3-4 बार सुनिएगा इनको। मतलब जब आपको ऐसा लगे ना कि आप अब कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, एटलीस्ट उस टाइम पे इस फ़ोन को चला करके छोड़ दीजिए और इसे सुनते रहिए। और आप इसे सुनेंगे तो सुनते सुनते भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सो, और प्लीज़ लोगों के साथ में शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, एक लाइक का बटन तो दबा दिया करिए जब इसे खोल ही रहे हैं तो व्हेन टुडे विद रश्मि को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद।